तो यहाँ तो विरोधक को नष्ट ही करने की भूमिका ली गई है। वहाँ पर यह भूमिका थी कि विरोधक अल्पसंख्यक है अल्पसंख्यक, परंतु वह भी इस सदन के सम्माननीय सदस्य है। उनके बोलने के अधिकारों का, योगदान देने के अधिकारों का, खुद को व्यक्त करने के अधिकारों का संरक्षण मेजॉरिटी करेगी, बहुमत करेगा। यहाँ तो बहुमत, आज का लोकसभा का बहुमत, जिसको मैं ब्रूट मेजॉरिटी कहूँगा, ब्रूट है, अमानवीय है, अमानवीय मेजॉरिटी हैं, जो विरोधकों को बोलने भी नहीं देती। पार्लियामेंट का सेशन समाप्त कर दिया। इलेक्शन की रैलियां हो रही हैं, बंगाल में इलेक्शन की रैलियां हो रही है, परंतु यहाँ कोरोना के चलते पार्लियामेंट का सेशन नहीं हो रहा है। विरोधकों के आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। विरोधकों ने आरोप लगाया है लोकसभा के स्पीकर पर और राज्यसभा के अध्यक्ष पर कि जब विरोधक बोलना चाहते हैं तो उनके माइक ऑफ कर दिए जाते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता। जब वह मत विभाजन मांगते हैं तो आवाजी मतदान से विधेयक पारित किए जाते हैं। कृषि विधेयक, जिसके संबंध में आज इतना बड़ा आंदोलन 1 महीने से ऊपर हो गया चल रहा है, सरकार घुटने टेकने के लिए मजबूर हो रही है। जरूरत न होते हुए भी पिछले दरवाजे से राष्ट्रपति के अध्यादेश से यह कानून पहले लाए गए और अपनी ब्रूट मेजॉरिटी के चलते लोकसभा में पारित किए गए और विधानसभा में, राज्यसभा में विरोधी पक्ष को अपना मत रखने का अवसर न देते हुए राज्यसभा में भी आवाजी मतदान से यह वोट ऑफ वॉइस यह पारित की गई। यही तो मुख्य आक्षेप है विरोधक का, यही तो मुख्य आक्षेप है किसानों का भी जो आंदोलन कर रहे हैं कि पिछले दरवाजे से राष्ट्रपति के अध्यादेश से यह विधेयक लाने की जरूरत क्या थी, किसने मांगा था आपको। और विरोधकों पर आप आरोप करते हो, हमें तो बात करने का अवसर ही दिया नहीं आपने। राज्यों से राज्यों का कृषि विषय होने के बाद भी राज्यों से आपने बात ही नहीं की। तो यह ब्रूट मेजॉरिटी होती है जो अल्पसंख्यकों की सुनना तो दूर, उनको नष्ट करना चाहती हैं। और वह मेजॉरिटी थी, ऐसी ही मेजॉरिटी थी, परंतु ब्रूट नहीं थी, वो डेमोक्रेटिक मेजॉरिटी थी, वो पॉलिटिकल मेजॉरिटी थी। विरोधकों की बात केवल सुनना नहीं चाहती थी, उनका सहयोग भी लेना चाहती थी। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि पक्ष प्रतिष्ठा, नेता की प्रतिष्ठा बाजू रखकर हम लोगों को सबको साथ लेकर चलना है यदि देश का निर्माण करना है तो, यदि संविधान का निर्माण करना है तो। विरोधकों की आवाज़ को बंद कर कर कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री देश का निर्माण नहीं कर सकती। आज विरोधकों को नष्ट कर कर ही हम देश निर्माण का कार्य कर रहे हैं, ऐसी बात कही जा रही हैं। तो इस प्रकार के माहौल में डॉक्टर अंबेडकर 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के द्वारा मसौदा समिति पर निर्वाचित हुए। इस निर्वाचन की प्रक्रिया पर अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में 29 अगस्त 1947 को कांग्रेस के सदस्य श्री सत्यनारायण सिन्हा जी ने संविधान सभा में प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव इस प्रकार से रखा उन्होंने, प्रस्ताव, संविधान सभा निश्चय करती है कि सभा में स्वीकृत निर्णयों के आधार पर संविधान का मसौदा निर्माण हेतु निम्न सदस्यों की, जिसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अयंगार, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर और DP खेतान, इन सदस्यों की एक संविधान मसौदा समिति बनाई जाए। प्रस्ताव किसने रखा? कांग्रेस के सदस्य में। संविधान सभा में बहुमत किसका था? कांग्रेस का था। और यदि सदस्यों की सूची पर हम नाम डाले तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कांग्रेस के नहीं थे,
एन गोपाला स्वामी अयंगार भी कांग्रेस के नहीं थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी कांग्रेस के नहीं थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी कांग्रेस के नहीं थे और बी एल मित्तर भी कांग्रेस के नहीं थे। कांग्रेस के सदस्य कौन थे? श्री के एम मुंशी और डॉक्टर डी पी खेतान, केवल 2 सदस्य कांग्रेस के थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व करते थे, बी एल मित्तर संस्थानों के प्रतिनिधि थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का प्रतिनिधित्व करते थे और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और गोपाला स्वामी अयंगार किसी भी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। इस प्रकार से मसौदा समिति बनाई गई। आज संभव है? आज इस प्रकार की कोई समिति का बनाना संभव है? आज विरोधी पक्ष का सदस्य यदि अध्यक्ष होता है किसी समिति का लोकसभा में या राज्यसभा में, तो सत्ताधारी पक्ष के सदस्य उस पर आरोप करते हैं, उस पर बोलने भी नहीं देते, माहौल को जांची हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि बड़े ही सकारात्मक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में सारे ही सदस्यों ने संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया और इसीलिए संविधान केवल बहुमत का संविधान नहीं है, संविधान केवल कांग्रेस का संविधान नहीं है, संविधान सभा ने सर्वमत से, किसी ने भी विरोध नहीं किया, संविधान को स्वीकृत किया है। सही अर्थों में यह भारतीयों का संविधान है, बहुमत के पक्ष का संविधान नहीं। और फिर आगे सिन्हा जी कहते हैं संविधान सभा ने यह निर्णय किया था कि इस सभा के निर्णयों को उचित रूप देने हेतु एक मसौदा तैयार करने वाली समिति बनाई जाए। इस लक्ष्य को विचार में रखते हुए यह समिति नियुक्त की जा रही है। सिंपल है उनका कहना यह है कि संविधान सभा में कुछ दिन पहले यह निर्णय किया गया था कि संविधान का ढांचा बनाते समय संविधान समिति द्वारा नियुक्त समितियों के रिपोर्ट पर चर्चा के समय या उनकी सिफारिशों पर चर्चा के समय संविधान सभा ने जो भी निर्णय लिए हैं उन निर्णयों को मसौदे का रूप देने के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए। ऐसा निर्णय संविधान सभा ने किया था और उसी निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए मैंने यह समिति का प्रस्ताव रखा है, 7 सदस्यों की समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है और मैं आशा करता हूं कि सभा इस प्रस्ताव को इन नामों के साथ स्वीकार करेगी। साधारणतया किसी भी प्रस्तावक ने समिति में जितने नाम दिए होते हैं वही नाम साधारणतया स्वीकृत होते थे। संविधान सभा में कोई भी अतिरिक्त नाम उसमें शामिल नहीं किया जाता था। स्वाभाविकतया सत्यनारायण सिन्हा जी के प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ हो गई। चर्चा में सहभागी होते हुए बीजी खेर कहते हैं, बीजी खेर मुंबई प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, साथ में संविधान सभा के सदस्य भी थे। बीजी खेर कहते हैं, श्रीमान जी हमने कुछ निर्णय किए हैं, संविधान सभा में कुछ निर्णय किए गए हैं, उनमें उनसे संबंधित प्रश्नों पर हमने विचार नहीं किया है। निर्णय तो हमने कर लिए, परंतु इन निर्णयों को जब हम कार्यान्वित करेंगे तब कुछ प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं, कुछ प्रश्न निश्चित तौर पर उपस्थित होंगे, उस पर हमने विचार अभी नहीं किया है और उन प्रश्नों पर और विषयों पर भी हमने विचार नहीं किया है जो संविधान के निर्माण के लिए आवश्यक है। संविधान का निर्माण सिर्फ उन निर्णयों तक ही सीमित नहीं रहेगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर हमने विचार नहीं किया, परंतु संविधान के निर्माण में उन विषयों पर, उन प्रश्नों पर भी विचार करना आवश्यक है और उनका भी संविधान में समावेश आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक विषय पर वाद विवाद करना तथा उस पर निर्णय करना अभी संभव नहीं है, परंतु उसके बिना विधान भी पूर्ण नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो निर्णय संविधान सभा ने लिए है उन निर्णयों पर तो मसौदा समिति विचार जरूर करे, परंतु उसके साथ साथ ऐसे विषय, ऐसे प्रश्न
जो संविधान में आना जरूरी है, परंतु जिस पर संविधान सभा ने विचार नहीं किया है, उन विषयों पर, उन प्रश्नों पर भी मसौदा समिति को विचार कर उनका भी समावेश मसौदे में करना चाहिए। इसका अर्थ खैर यह सूचित कर रहे हैं कि मसौदा समिति की कार्यकक्षा केवल संविधान सभा ने लिए हुए निर्णयों तक सीमित नहीं रहेगी, उसके परे भी, उसके अलावा भी जो निर्णय आवश्यक है, जो विषय आवश्यक है, उन विषयों पर भी मसौदा समिति विचार करे और मसौदा समिति विचार करने के बाद उन पर भी, उनका भी समावेश संविधान के मसौदे में करे। अनंत शयनम अयंगार जी कहते हैं, समिति प्रस्तावित संविधान का मसौदा प्रस्तुत करेगी जिस पर एक एक वाक्य खंडों को लेते हुए विचार किया जाएगा। ध्यान रहे, बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने संविधान लिखा, राजेंद्र प्रसाद को दे दिया और राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा कर दी कि यह भारत का संविधान है। ऐसा नहीं हुआ। अभी तो मसौदा बन रहा है और सदस्यों को चिंता है कि बिना हमारे चर्चा किए मसौदा स्वीकृत नहीं होगा। जब तक हम एक एक शब्द, जब तक मसौदे का एक एक वाक्य, जब तक एक एक खंड और उपखंड पर हम चर्चा नहीं करेंगे, अपने मत प्रदर्शित नहीं करेंगे, संविधान सभा उन्हें स्वीकृति नहीं देगी, तब तक यह मसौदा स्वीकृत नहीं होगा, यह मसौदा संविधान नहीं मान। सदस्यों को चिंता थी कि हमें चर्चा का अवसर मिलना चाहिए। स्वाभाविक है, मसौदा समिति मतलब ये तो नहीं है कि मसौदा समिति ने बनाया मसौदा और उसको संविधान के रूप में स्वीकार, या सुनिश्चित करना चाहते थे सदस्य कि जो मसौदा समिति बनाएगी, भले ही एक्सपर्ट हो, भले ही तज्ञ हो, परंतु जब तक उस मसौदे पर गंभीरता से, गहनता से, सर्वोपरि विचार विनिमय नहीं होता और संविधान सभा की स्वीकृति नहीं मिलती, तब तक मसौदा स्वीकृत नहीं होगा। इसके लिए भी सदस्य चिंतित थे। कार्यकक्षा क्या हो मसौदा समिति की, और मसौदा तैयार होने के बाद संविधान सभा में उसके स्वीकृति की प्रक्रिया क्या हो, इस पर यह चर्चा चल रही थी। लक्ष्मीकांत मैत्र एक बड़े महत्वपूर्ण सदस्य थे। वह कहते हैं, मैं सभा को बताना चाहता हूँ कि साधारण कानून निर्माण का विषय नहीं है जैसे एक विधायिका बनाती है। अभी 28 तारीख का हमने चर्चा की, 28 अगस्त की विषय पर हमने चर्चा की, जो विषय था कि संविधान सभा ही केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। मैत्र, लक्ष्मीकांत मैत्र उस ओर निर्देश कर रहे हैं। संविधान सभा जब विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी तो साधारण कानून बनाएगी, परंतु संविधान सभा जब संविधान का निर्माण का कार्य करेगी तब इस साधारण कानून बनाने जैसी प्रक्रिया हम स्वीकृत नहीं कर सकते। साधारण कानून बनाने के लिए अलग प्रक्रिया होती है और संविधान के निर्माण के लिए अलग प्रक्रिया होती है, क्योंकि हम भारत का संविधान निर्माण करने जा रहे हैं, जो फंडामेंटल लॉ होगा, जो बेसिक लॉ होगा, हम भारत का संविधान निर्माण करने जा रहे हैं। और इसीलिए मैत्र कहते हैं, अतः हम में से प्रत्येक का यह उत्तरदायित्व ही नहीं वरन आवश्यक कर्तव्य है कि हम संविधान कानून की प्रत्येक धारा की सूक्ष्म जांच करें और स्वयं संतुष्ट हो जाए कि वह राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप है। सदस्य कितने चिंतित हैं, संविधान राष्ट्र के है, राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र के निर्माण के लिए। जब तक हम प्रत्येक धारा पर, प्रत्येक अनुच्छेद पर, प्रत्येक खंड पर विचार नहीं करेंगे, अपने विचार व्यक्त नहीं करेंगे, हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक हम संविधान को मंजूरी नहीं देंगे, क्योंकि विधानमंडल द्वारा यह साधारण कानून बनाने का विषय नहीं है, हम देश का संविधान निर्माण करने जा रहे हैं।
और इस चर्चा का समारोप करते हुए, उत्तर देते हुए श्री सत्यनारायण सिन्हा जी कहते हैं, मसौदा समिति की रिपोर्ट सभा के समक्ष होगी। इसका मतलब मसौदा संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाएगा और मसौदा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया मसौदा भी राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं सौंपा गया परंतु किसी और संदर्भ में सौंपा गया। संविधान नहीं सौंपा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सत्यनारायण सिन्हा सदस्यों को आश्वस्त करते हैं कि मसौदा संविधान सभा के समक्ष रखा जाएगा। इस सभा को उसमें परिवर्तन करने का, बदलने का या जो कुछ वह चाहे करने का स्वभाव सिद्ध अधिकार है। मसौदा भी जैसे के वैसे स्वीकृत नहीं हुआ। मसौदे में भी करीब करीब कई हजार संशोधन प्रस्तुत किए गए। उसमें से कुछ संशोधन स्वीकृत होते गए। चर्चा के दौरान मसौदा परिष्कृत होता गया, मसौदा बदलता गया, मसौदे में परिवर्तन होते गए। ध्यान देना है, इसी को हम संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। और इसीलिए सिन्हा आश्वस्त करते हैं कि मसौदे में जो भी लिखा जाएगा उसमें परिवर्तन का अधिकार, उसमें संशोधन का अधिकार, उसको स्वीकारने का अधिकार, उसको बदलने का अधिकार, यह संविधान सभा का स्वभाव सिद्ध अधिकार है, किसी ने दिया हुआ नहीं है। जब हम सदस्य के रूप में संविधान सभा में आए हैं तो यह सदस्य के नाते हमारा स्वयं सिद्ध अधिकार है, स्वभाव सिद्ध अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता। इसके लिए मैं सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं। इतना ही नहीं, संविधान सभा ने इसके पहले जो निर्णय लिए हैं, जिसके आधार पर मसौदा तैयार किया जाने वाला है, उन निर्णयों पर भी जरूरत हो तो संविधान सभा में पुनर्विचार होगा। एक बार निर्णय लिया, अभी उसमें परिवर्तन नहीं, ऐसी भूमिका संविधान सभा की नहीं थी, उस पर भी पुनर्विचार होगा और जरूरत हो तो वह निर्णय भी बदले जा सकते हैं। यह डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अभी हमने कानून बनाए, अभी हम बदलेंगे नहीं। आज का माहौल है, हमने कृषि कानून बनाए, हम नहीं बदलेंगे क्योंकि हमारा बहुमत है, बहुमत से हमने निर्णय लिया है। परंतु इस कानून की जन्म देने वाली संविधान सभा, मूल कानून को बनाने वाली संविधान सभा कहती है कि संविधान सभा के निर्णय भी बदले जा सकते हैं संविधान सभा में। क्या ये कानून बदले नहीं जा सकते पार्लियामेंट में? क्या ये कानून लोकसभा में बदले नहीं जा सकते? बदले जा सकते हैं। यह डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अपने स्वयं के निर्णय भी बदलने का अधिकार पार्लियामेंट को है, यदि वर्तमान बहुमत डेमोक्रेसी मानता है तो। यदि वर्तमान बहुमत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मानता है तो। किसान के नेता जब कानून बदलने की बात करते हैं तो संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं, वह डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करते हैं, वह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करते हैं। कानून अपरिवर्तनीय नहीं है। एक बार लिए गए निर्णय, संसद के निर्णय, संसद स्वयं बदल सकती हैं। अब अध्यक्ष की बारी आती है, क्योंकि यह विषय था, दो विषय थे इसमें। पहला विषय था कि मसौदा समिति की कार्यकक्षा को निश्चित करना और दूसरा विषय था सदस्यों को आश्वस्त करना कि मसौदे पर विस्तार से, गहनता से विचार विनिमय होगा, प्रत्येक सदस्य को इस पर अपना मत व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा। अध्यक्ष बात करते हैं, सभा की सदस्यों का अधिकार छीनने की कोई मंशा नहीं है। संविधान सभा, अध्यक्ष आश्वस्त करते हैं, आपका अधिकार है मसौदे पर चर्चा करने का, उसको छीनने की संविधान सभा की कोई मंशा नहीं है, संविधान सभा की ऐसी कोई इच्छा नहीं है। और ऐसी मंशा हो तो भी
जब तक मैं अध्यक्ष हूं तब तक मैं होने नहीं दूंगा। सारे ही सदस्यों को मसौदे पर चर्चा करने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। आगामी अधिवेशन में संविधान का मसौदा पूर्ण रूप से सभा के समक्ष रखा जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा का सत्र समाप्त हुआ और संविधान सभा स्थगित हो गई। कब तक के लिए? जब तक मसौदा तैयार नहीं होता और मसौदा संविधान सभा में प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं आता, तब तक संविधान सभा का सत्र स्थगित कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया और सदस्यों को यह आश्वासन दिया गया कि जब हम आगे चलकर भविष्य में संविधान सभा के सत्र के लिए आप एकत्रित होंगे, तब संविधान का पूरा मसौदा आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सदस्य पूर्ण मसौदे पर ध्यान देंगे और फिर किसी परिणाम पर पहुंचेंगे। इसका अर्थ अध्यक्ष महोदय आश्वस्त करते हैं कि संविधान सभा में मसौदा रखने से पहले सारे ही सदस्यों को मसौदे की प्रतियां प्राप्त हो जाएगी। यह आश्वासन दिया अध्यक्ष ने। देखिए कौन सी प्रक्रिया स्वीकृत की गई कि संविधान सभा में जैसे राज्यसभा के सदस्यों को विधेयक दिया ही नहीं गया और विधेयक पारित हो गया। यह डेमोक्रेसी है आज की। 370 विधेयक, 370 को निरस्त करने का विधेयक राज्यसभा के सदस्यों को दिया ही नहीं गया। एजेंडा भी मालूम नहीं था। अध्यक्ष ने मैनिपुलेट कर एजेंडा रखा और बिना विरोधी पक्ष के ने सदस्यों को विधेयक न देते हुए विधेयक पारित करवाया गया। यह डेमोक्रेसी और संविधान सभा की डेमोक्रेसी है। अध्यक्ष कहते हैं, अध्यक्ष हो पार्लियामेंट का राजेंद्र प्रसाद जैसे हो, सभापति हो लोकसभा का राजेंद्र प्रसाद जैसा हो कि जो बहुमत के पक्ष का होते हुए भी सबके लिए था, जिसके लिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के मूल्य सर्वोपरि थे। और इसीलिए आश्वस्त करता है कि आपको अध्ययन के लिए मसौदे की प्रति एडवांस में मिलेगी। आपको प्रति जब मिलेगी तब मैं आश्वस्त होने के बाद आपको मिली है, तभी मसौदे की प्रति मसौदा संविधान सभा में रखा जाएगा। मसौदे की एक एक धारा पर चर्चा होगी। अध्यक्ष का आश्वासन है, केवल सत्यनारायण सिन्हा जी का आश्वासन नहीं, प्रस्तावक का आश्वासन नहीं, अध्यक्ष का आश्वासन है कि एक एक धारा पर चर्चा होगी। हमने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और कुछ महत्वपूर्ण विषय छूट गए हैं जिन पर हमने विचार नहीं किया है। समिति दोनों पर विचार करेगी और मसौदा तैयार करेगी। यहाँ अध्यक्ष मसौदा समिति की कार्यकक्षा निश्चित कर रहे हैं। कार्यकक्षा निश्चित करते समय बताते हैं कि जिन विषयों पर संविधान सभा ने निर्णय लिया वह तो उस पर तो मसौदा समिति विचार करेगी, परंतु जो महत्वपूर्ण विषय छूट गए हैं संविधान सभा में, जिन पर निर्णय नहीं हुए हैं, उन विषयों पर भी मसौदा समिति विचार करेगी और उनका मसौदे में समावेश करेगी। मसौदे के प्रत्येक वाक्य खंड पर, वाक्य खंड के प्रत्येक मद पर और मद के प्रत्येक शब्द पर अंतिम स्वीकृति देने के पूर्व समस्त सदस्यों द्वारा विचार किया जाएगा। यह है सदस्यता की, अपने सदस्य के अपने विचार, अपने मत के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरस्कार अध्यक्ष आश्वासन देते हैं। और जब सदस्यों को यह आश्वासन मिलता है तो स्वाभाविकतः सदस्य वाह वाह करते हैं, सदस्य तालियां पीटते हैं और अध्यक्ष की इस रूलिंग का, इसको रूलिंग कहा जाता है, अध्यक्ष की इस रूलिंग का तहे दिल से स्वागत करते हैं, जो रूलिंग सदस्यों के अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला रूलिंग है। एक एक शब्द पर, एक एक वाक्य खंड पर विचार किया जा, मसौदे पर पूर्णतया विचार होगा। अध्यक्ष कहते हैं कि हमें जल्दी है, संविधान जल्दी निर्माण किया जाना चाहिए, परंतु
विचारों की अभिव्यक्ति से, मत प्रदर्शन से, सदस्यों के अधिकारों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जितना समय आवश्यक है चर्चा के लिए उतना समय दिया जाएगा। जल्दी में, किसको जल्दी है, क्यों जल्दी है? अनावश्यक विषय पर भी अध्यादेश लाए जा रहे हैं। अनावश्यक विषय जैसे खेती के संबंध में कानून, इतना तो आवश्यक नहीं है कि कल ही उसकी जरूरत है तो अध्यादेश लाया जाता है। लव जिहाद का कानून, इतनी आवश्यकता है कि आप राज्यपाल से अध्यादेश निकालते हो। 104 सीनियर निवृत्त IAS अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार के कानून बनाकर हम उत्तर प्रदेश को एक ऐसा राज्य बना रहे हैं जिसमें धर्म के नाम पर विभाजन की बुनियाद रची जा रही है। यह 104 सदस्य कहते हैं। आज के पेपर में न्यूज़ है, जो सीनियर IAS ऑफिसर थे, जो देश के सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं, ऐसे लोग जिसमें हैं, तो आश्वस्त करते हैं कि पूरा समय दिया जाएगा, चिंता नहीं है, हमें जल्दी है परंतु जल्दी नहीं है, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। तो इस प्रकार से कार्यकक्षा निश्चित हो गई, चर्चा का आश्वासन दिया गया और इस प्रकार से वह विधेयक स्वीकृत हुआ। स्वीकृत होने से पहले डॉक्टर PS देशमुख फिर से एक बात कहना चाहते हैं जिसका उल्लेख आवश्यक है, क्योंकि यह उनके लिए, डॉक्टर अंबेडकर के लिए, दोनों के लिए यह बड़ा महत्व का विषय है। इसकी फिर कभी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि सत्यनारायण सिन्हा जी ने 7 सदस्यों के नाम प्रस्तुत किए थे, परंतु और नाम किसी को जोड़ने हैं तो प्रस्ताव रखने की अनुमति थी सदस्यों को। कुछ सदस्यों ने डॉक्टर PS देशमुख का नाम भी मसौदा समिति में जोड़ा जाना चाहिए ऐसे प्रस्ताव की सूचना दी थी। प्रस्ताव रखा नहीं गया था, ऐसे प्रस्ताव की सूचना दी थी। परंतु जैसा मैंने कहा है कि साधारणतः प्रस्तावक जितने नाम रखते हैं सब उस समिति में, उतने ही नामों को संविधान सभा स्वीकृति देते हैं। कोई भी ऐसा नहीं मौका आया कि जब किसी ने एक नाम सुझाया और उसको फिर से जोड़ दिया गया, ऐसा मौका नहीं आया। जब देशमुख जी को लगा कि यहाँ पर तो 7 सदस्यों का सुझाव है, यदि मेरा नाम कोई सूचित करना चाहता है तो स्वाभाविक है कि शायद वो स्वीकार नहीं होगा। ऐसी स्थिति में देशमुख जी खड़े होते हैं और जिन्होंने उनके नाम की सूचना दी थी जोड़ने की, उनसे अनुरोध करते हैं कि कृपया मेरे नाम की सूचना मत कीजिए, यह सूचना आप वापस ले लीजिए। और देशमुख कहते हैं कि भाई जिन्होंने भी मेरे नाम का प्रस्ताव रखने की सूचना दी थी, उनके लिए, इस प्रस्ताव के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। देशमुख जी का नाम भी प्रस्तावित था, परंतु उनको लगा कि शायद मेरा नाम स्वीकृत होने की संभावना बिल्कुल नहीं है और ऐसी स्थिति में उचित यह है कि मैं अनुरोध करूं कि मेरे नाम का प्रस्ताव वापस लिया जाए। और इस प्रकार से वह प्रस्ताव वापस लिया गया। सत्यनारायण सिन्हा जी का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मसौदा समिति की कार्यकक्षा निश्चित हो गई। चर्चा का आश्वासन दिया गया। पूरी चर्चा का आश्वासन दिया गया और पूरी चर्चा का आश्वासन देने के पश्चात प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। जितने नाम दिए गए थे 7 नाम थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अयंगार, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी और उसके पश्चात सैयद मोहम्मद सादुल्ला, मित्तर और DP खेतान नाम स्वीकृत हो गए। और 30 अगस्त 1947 को मसौदा समिति की बैठक हुई और 30 अगस्त 1947 को मसौदा समिति ने एक मत से डॉक्टर BR अम्बेडकर को अपना अध्यक्ष निर्वाचित किया। यह प्रक्रिया कैसी थी उसका विवरण हमारे पास नहीं है, क्योंकि मसौदा समिति के मिनट्स हमें उपलब्ध नहीं है, पर इतना ही घोषित किया गया कि डॉक्टर अम्बेडकर को अविरोध अध्यक्ष चुना गया। और इस प्रकार से डॉक्टर अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और संविधान का मसौदा निर्माण करने का सारा ही उत्तरदायित्व डॉक्टर BR अम्बेडकर को
सौंपा गया। यहाँ पर मैं रुकना चाहूँगा। अगले रविवार 24 फरवरी 2021 को हम मिलेंगे डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में मसौदा प्रस्तुत इस विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सब लोगों को फिर से एक बार साधुवाद, आप लोगों का विनम्र अभिवादन, मंगल कामना और सप्रेम जय भीम भी।